देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है वंशागति के सिद्धांत और विविधताएं। ये हमारा अगला चैप्टर है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशानुगति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं अनुवांशिकी कहलाती है। जैसे कि क्या कहते हैं, ऐसे लक्षण के बारे में देखते हैं कि वे लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जा रहे हैं, उनके कारण क्या क्या विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही है, इसे ही अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी के जनक यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है अनुवांशिकी के जनक है। जीवों में आकारिकी में अंतर ही विभिन्नता कहलाती है। जो विभिन्नता होती है उससे कहते हैं कि जो आकार की मॉर्फोलॉजी यानी कि ऐसे लक्षण जो देखने में पहचान हो जाए उसे ही विभिन्नता कहते हैं। वंशानुगति या अनुवांशिकता के अंतर्गत वे लक्षण आते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी पारंपरिक या ट्रांसमिट होते हैं। यानी कि वंशागति में वे लक्षण आते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। जैसे कि किसी का फादर का जो हाइट है वो बहुत लंबा है, तो उसके अगर बेटे में जो हाइट है लंबी है तो ये क्या है? उसकी वंशानुगति है। अनुवांशिकी या जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डब्ल्यू वेटसन ने सन 1905 में किया था। ठीक है, डब्ल्यू वेटसन ने सन 1905 में किया था। अब देखिए, अनुवांशिकी से संबंधित कुछ शब्द हैं, जैसे कि जीन क्या होते हैं। जीन या फैक्टर। जीन अनुवांशिकी की क्रियात्मक या फंक्शनल इकाई है जो किसी लक्षण की वंशागति एवं इसके प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी होता है। जब कोई लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है तो जीन के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो जीन के द्वारा ही लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाते हैं। ठीक है, जो जीन है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जॉनसन ने किया था। ठीक है, जॉनसन ने किया था। अब देखिए, दूसरा इसमें शब्द आता है युग्म विकल्पी या एलील। एक लक्षण के तुलनात्मक या विपर्यासी रूप से जीन के जोड़े एलील कहलाते हैं। जैसे कि पुष्प का रंग लाल एवं सफेद, तने की लंबाई लंबा एवं बौना। तो जो तुलनात्मक अध्ययन है किसी जीन के जोड़े के एलील कहलाते हैं। जैसे कि तुलनात्मक अध्ययन लाल और सफ़ेद, ये क्या है? तुलना करता है ना दो कलर के बीच में। और तने की लंबाई जैसे लंबा एवं बौना, ये भी तुलना कर रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे? एलील या युग्म विकल्पी। ठीक है, जो इसमें तीसरा शब्द आता है लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप तथा जीनोटाइप। तो लक्षण प्रारूप जीव व्यक्त करता है। जीन प्रारूप जीव के जीन स्तर पर आनुवांशिक संगठन को व्यक्त करता है। जैसे कि दही लक्षण से आकार। जो जीनोटाइप होता है वो जीन के संगठन को व्यक्त करता है। और वही बात कर फिनोटाइप जैसे कि आकार, आकृति, स्वभाव आदि जो है ये क्या कहलाते हैं? फिनोटाइप लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, एक संकर यानी मोनोहाइब्रिड करा। जब एक समय में केवल एक तुलनात्मक अनुवांशिक लक्षण को वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो इसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। जैसे कि एक समय में एक ही लक्षण को लेकर उसका वंशागति कराया जाए। जैसे कि लाल पुष्प वाले पादप सफ़ेद पुष्प वाले पादप के बीच संकरण, यानी कि दो कलर के फूल लिए गए लाल और सफ़ेद, और उनके बीच में जब हाइब्रिडाइजेशन कराया गया तो क्या कहलाएगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब डाई हाइब्रिड क्या होगा? दो लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाएगा। जैसे कि गोल और पीले बीज वाले पादप तथा हरे और झुर्रीदार बीज वाले। दो चीज़ बन रहे हैं, एक गोल और दूसरा क्या है आपका झुर्रीदार, और पीले के साथ क्या हो रहा है? हरा। ये टोटल दो लक्षण के बीच में क्रॉस कराया जा रहा है ना।
कि आपका हो जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब बात करते 6वां इसमें जो टॉपिक आता है संकर पूर्वज या प्रतीप संकर, बैक क्रॉस के नाम से भी इसे जानता है। जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संतान और उनके किसी भी जनक के बीच होने वाले संकर को संकर पूर्वज कहते हैं। जैसे कि पहले क्या क्रॉस कराया गया लंबे और बौने पौधे का, तो क्या हो जाएगा, मीडियम वाले पौधे मिलेंगे। तो जो मीडियम वाले पौधे मिलेंगे उसका हम क्रॉस करा दे रहे हैं कि लंबे या बौने से करा देंगे, जो F1 पीढ़ी होगा उससे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका बैक क्रॉस कहलाएगा। देखिए टेस्ट क्रॉस क्या है, जब F1 पीढ़ी से प्राप्त अज्ञात जीन प्रारूप वाली संतान का संकरण उसके समयुग्मजी प्रभावी जनक के साथ कराया जाता है, तो इसे परीक्षार्थ या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जैसे पीढ़ी से प्राप्त संतति संकर लंबे यानी कि बीच वाले जो पौधे होते हैं, लंबे और बौने के बीच के जो पौधे तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच जब हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है तो इसमें बनने वाले संतानों का अनुपात 1:1 होता है, अर्थात इसमें 50% बौने पौधे होते हैं, तो इसे ही टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। अब देखिए 8वां इसमें शब्द आता है अनियोता या व्युत्क्रम संकर, रेसिप्रोकल क्रॉस। इसे बौने तथा लंबे पौधों को क्रमशः मादा यानी पिस्टिलेट तथा नर यानी स्टेमिनेट पौधे के रूप में प्रयोग किया जाता है। दो पौधे लिए जाएंगे, बौने को क्या मादा के रूप में और लंबे को नर के रूप में प्रयोग किया जाएगा, और इसके बाद से अनियोटा या व्युत्क्रम संकरण प्रसंकरण में बौने तथा लंबे पौधे क्रमशः नर तथा मादा पौधे के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तो इसके बाद से क्या हो जाएगा, जो बौने पौधे होंगे वो क्या हो जाएंगे, केवल मादा बनेंगे, और जो लंबे पौधे होंगे केवल जो बौने पौधे होंगे वो नर बन जाएंगे, और जो लंबे पौधे होंगे वो मादा पौधे बन जाएंगे। यानी कि उसको उल्टा हो जाएगा, लंबे को हमने मादा माना था, बौने को हमने मादा माना था, तो बौने क्या बन गए, नर बन गए, और लंबे को हमने नर माना था तो क्या बन जाएंगे, मादा बन जाएंगे। यानी कि रेसिप्रोकल हो जा रहे, एक तरह से उल्टे हो जा रहे, तो इसे क्या कहा जाएगा, रेसिप्रोकल क्रॉस कहा जाएगा। अब देखिए मेंडल के वंशागति के नियम क्या है। सन 1856 में सामान्य उदाहरण मटर पर आनुवंशिकी के प्रयोग किए गए। इनके लिए इन्होंने मटर के 7 जोड़ी विपरीत लक्षण को चुना, जैसे पादप की लंबाई, पुष्प की स्थिति, फली का रंग, फली की प्रकृति, बीज का आकार, पुष्प का रंग तथा बीज पत्र का रंग। तो क्या हुआ कि 1856 में जो मेंडल साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, सामान्य उदाहरण जो नॉर्मली बगीचा होता है वहाँ के मटर पर इन्होंने प्रयोग किया, और इस मटर में 7 लक्षणों को चुना, जैसे कि पुष्प की लंबाई, पादप की लंबाई, पुष्प की स्थिति, फली का रंग, फली की प्रकृति, बीज का आकार तथा पुष्प का रंग तथा बीज पत्र का रंग। इन 7 लक्षणों को लेकर उन्होंने एक प्रयोग किया। अब इसके बाद से क्या हुआ कि डच वैज्ञानिक हुगो डे व्रीज और जर्मन के वैज्ञानिक कार्ल कालेंस तथा ऑस्ट्रियन वैज्ञानिक वी शर्माक ने स्वतंत्र रूप से मेंडल के निष्कर्षों का पुनः वर्णन किया। जो ये तीनों साइंटिस्ट थे इन्होंने किया फिर से अपने एक्सपेरिमेंट करके बाद में मेंडल के बाद में इनके एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ावा दिया। देखिए मेंडल के सफलता का कारण मटर का एक वर्षीय और द्विलिंगी होना था। जो मटर के पौधे होते हैं क्या होते हैं, एक वर्षीय होते हैं जो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, और द्विलिंगी का मतलब इनमें नर और मादा दोनों एक ही पौधे पे होते हैं। और इसका दूसरा कारण क्या था, स्वपरागण की उपस्थिति, यानी कि इसमें ऑटो पॉलिनेशन पाए, जैसे कि एक ही फूल के अंदर नर और मादा दोनों हो जाएंगे, तो इसमें परागण के लिए कोई और माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, ये ऑटोमेटिक पॉलिनेशन हो जाएगा इनका। और दूसरा क्या था, पर परागण की संभवता, यानी कि हम इससे चाहे तो बाहर से भी पॉलिनेशन करा सकते हैं, तथा विपरीत
विभेदात्मक लक्षणों की उपस्थिति, यानी कि क्या था, इसमें विपरीत लक्षण भी उत्पन्न थे जिसको हम क्या कर सकते थे, विभेद कर सकते थे। अब देखिए एक जीन की वंशागति, एक जीन की वंशागति अर्थात संकर संकरण के आधार पर मेंडल ने निम्न 2 नियम दिए। अब देखिए 2 नियम क्या है। पहला है प्रभाविता का नियम। जब विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध पादपों में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। यह पीढ़ी विषम युग्मक होते हैं। क्या होता है कि जब लंबे और बौने पौधे में क्रॉस कराया जाता है तो जो पहले जो पीढ़ी में है वो केवल लंबे पौधे दिखाई देंगे, लेकिन वो क्या होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। तो इससे ही यह पीढ़ी क्या होती है, विषम युग्मनजी होती है। ठीक है। दूसरा नियम क्या है, पृथक करार या विसंयोजन का नियम। जब F1 पीढ़ी के संकर पादपों को स्वपरागण कराया जाता है तो ड्यूटी पीढ़ी में पैतृक लक्षण 3 संबंधी 1 के निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं। अतः प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण युग्मक के बनाते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं। इसका दूसरा नियम क्या है, पृथक्करण या विसंयोजन का नियम। जब लंबे और बौने पौधे का क्रॉस कराया जाता है तो सबसे पहले आपका बनेगा हाइब्रिड पौधे जिसमें सभी लंबे दिखाई देंगे, और जब इन हाइब्रिड पौधे में क्रॉस कराया जाएगा तो जो दूसरी पीढ़ी आएगी उसमें 3 संबंधी 1 के अनुपात में लंबे और बौने पौधे प्राप्त होंगे। ठीक है। यानी कि अगर 4 पौधे बन रहे हैं तो 3 उसमें से लंबे होंगे और 1 बौना होगा। अब देखिए बात करते हैं 2 जीन की वंशागति। 2 जीन की वंशागति, 2 जीन की वंशागति अर्थात डी संकर क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने निम्न नियम दिए। स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम। इस नियम के अनुसार जब 2 जीन विपरीत लक्षणों वाले जीव में क्रॉस कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से पूर्णतः स्वतंत्र। ऐसा नहीं कि उसमें मिक्सिंग हो जाता है। नोट, यदि मेंडल द्वारा चुने गए लक्षण एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हो तो सहलग्नता के कारण उनका स्वतंत्र रूप से अभिव्यय नहीं होता है। यह नियम प्रतिपादन न हो रहा होता। ठीक है। अब देखिए मेंडल वाद के अपवाद, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें F1 पीढ़ी के संतान में कोई लक्षण या प्रभावी न होकर मध्यवर्ती इंटरमीडिएट परिणाम देता है। जैसे गुलाबास मिराबिलिस जलापा के लाल और सफ़ेद पुष्पों के पादपों के बीच क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी में न तो लाल बनते हैं और न ही सफ़ेद पुष्प बनते हैं। इसमें गुलाबी पुष्प बनते हैं, पिंक जो फ्लावर होते हैं वो बनते हैं। और जब इनका स्वनिचेषण कराया जाता है तो लक्षण प्रारूप का अनुपात 1:2:1 होता है। यानी कि दूसरी पीढ़ी में जब इसका स्वपरागण कराया जाएगा तो 1 लाल होगा तो 2 गुलाबी होंगे तो और 1 आपका हरा हो जाएगा। ठीक है, सफ़ेद हो गया, सॉरी। सहप्रभाविता, दूसरा है सहप्रभाविता कोडोमिनेंस। इसमें दोनों ही जनकों के लक्षण पृथक रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। जैसे कि यदि लाल रंग के पशु का श्वेत रंग के पशु से क्रॉस कराया जाए तो F1 पीढ़ी में चितकबरी संतान उत्पन्न होती है। इसी तरह से मानव में एविरुधुर वर्ग की सहप्रभाविता प्रकट होती है। ठीक है। देखिए तीसरा है बहुप्रभाविता यानी कि प्लियोट्रॉपी। इसमें एक जीन कई फिनोटाइप लक्षणों को नियंत्रित करता है। जैसे कि एक रोग है दांत कोष का यानी कि सिकिल सेल एनीमिया के जो जीन होते हैं HbS के कारण हीमोग्लोबिन बी श्रृंखला में ग्लूटामिन अमीनो अम्लों के स्थान पर वैलिन होता है जो मलेरिया के प्रति प्रतिरोधकता भी दर्शाता है। ठीक है, इसमें बहुप्रभाविता का लक्षण होता है। और चौथा है बहुविकल्पता यानी कि मल्टीपल एलिलिज्म। यदि किसी लक्षण को निर्धारित करने वाले
3 या 3 से अधिक जीन में से कोई एक जीन समजात गुणसूत्र के समान स्थान पर उपस्थित होता है तो इसे बहुविकल्पता कहते हैं। जैसे कि क्या हो गया, मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति, और 5वां है आपका बहुजीनी वंशागति यानी कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसमें एक लक्षण से अधिक जीनों द्वारा स्वतंत्र होता है। गेहूं में केर्नल रंग के लिए बहुजेनी वंशागति की खोज एहले, एक साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था, एहले ने की थी। द्वितीय पीढ़ी में 1 संबंधित 4 संबंधित 6 संबंधित 4 1 का अनुपात प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए रुधिर वर्गों की वंशागति। मनुष्य 4 प्रकार के रुधिर वर्ग है, जैसे कि ए बी, ए कामा बी, ए हो गया, बी हो गया, ए बी और ओ, और इनके 6 जीन प्रारूप पाए जाते हैं। लाल रुधिराणुओं पर उपस्थित एंटीजन एक प्रभावी जीन आई के द्वारा नियंत्रित होता है। यदि प्रभावी जीन आई उपस्थित है तो लाल रुधिराणुओं पर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है तथा वह रुधिर वर्ग क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यानी कि ऐसे ब्लड ग्रुप जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ओ होता है। और वही बात करते हैं जीन आई ए एंटीजन ए तथा जीन आई बी एंटीजन बी का निर्माण करती है। जीन ए तथा बी सहप्रभावी, अतः एक विषम युग्म की व्यक्ति जिसका जीनोटाइप क्या है, आई ए आई बी में ए तथा बी दोनों ही पाए जाते हैं। इसका कारण उसका रुधिर वर्ग क्या हो जाएगा, ए बी। रुधिर वर्ग ए बी सर्वग्राही तथा ओ सर्वदाता कहलाते हैं। ठीक है, नोट पॉइंट में देखिए, रुधिर वर्ग वाली स्त्री ए बी रुधिर वर्ग के पुरुष के साथ विवाह करते तो उसका पुत्र ए तथा बी होगा। ठीक है, वंशागति का क्रोमोसोमल या गुणसूत्रीय सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। यह सिद्धांत सत्तन और पावेरी ने सन 1902 में दिया था। इसका समर्थन सन 1933 में टी.एच. मॉर्गन ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार देखिए, इस सिद्धांत क्या कहता है, मेंडल के कारकों जीन का जोड़ा समजात गुणसूत्रों यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े पर भौतिक रूप में स्थित होता है। दूसरा क्या है, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस डिवीजन की प्रक्रिया के दौरान समजात गुणसूत्रों का ही पृथक्करण तथा स्वतंत्र अपीयन होता है। ठीक है, और देखिए वंशागति का जीनीयवाद क्या है। टी.एच. मॉर्गन ने सन 1910 में वंशागति का जीन मत प्रतिपादित किया था। इस मत के अनुसार जीन्स माला के मन को, यानी कि यह मत क्या कहता है, जैसे कि माला जब होता है उसकी जो गोटी होती है बीन्स के भांति जो जीन होते हैं गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में लगे हुए होते हैं। ठीक है, और उसका दूसरा पॉइंट क्या कहता है, गुणसूत्र में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल का अनुपस्थित यानी कि डीएनए का अनुपस्थित होता है तथा जीन्स में इसके छोटे छोटे खंड होते हैं। तीसरा क्या है, जीन वंशागति की भौतिक इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक वंशागत होती है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो जीन होता है वह किसी भी लक्षण को डिसाइड करता है और इसका जो वंशागति होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट ये कहता है कि सभी जीवों में जीन्स की संख्या गुणसूत्रों की संख्या से कहीं अधिक होती है। जो जीन्स होती है ये गुणसूत्रों की संख्या से अधिक होती है। देखिए अब इसमें एक और पॉइंट है सहलग्नता। कुछ विशेष जीनों का एक साथ वंशागत होना तथा संतानों द्वारा पैतृक संयोजनों का प्रतिनिर्धारण किए रखने की क्रिया सहलग्नता कहलाती है। और इसकी खोज किसने की थी, बेटसन तथा पुन्नेट ने सन 1906 में लेथाइस आर्डोरेटस में की थी। ठीक है, देखिए सहलग्नता 2 प्रकार की होती है, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज क्या होता है, पैतृक संयोजन 2 या 3 लक्षण 3 पीढ़ी में लगातार प्राप्त होते हैं। जो इसके पैतृक संयोजन होते हैं वो 2 या 3 पीढ़ी में लगातार प्राप्त होते हैं। जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, संलग्न जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर के कारण अलग अलग हो जाते हैं और 50% से कम
रिकॉम्बिनेशन मिलते हैं, जैसे कि ड्रोसोफिला के शरीर का रंग और पंखों का प्रकार। मॉर्गन के अनुसार यदि गुणसूत्र पर स्थित होने से जीनों में सहलगता अधिक होती है तो उसमें जीन विनिमय या पुनर्योजन कम होगा और F1 पीढ़ी में लक्षण जनकों से अधिक समान होंगे। ठीक है, अब देखिए जीन विनिमय यानी जीन एक्सचेंज क्या होता है। अर्धसूत्री विभाजन के समय समजात गुणसूत्र वाले अपवन गुणसूत्र यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच डीएनए के खंडों का आदान प्रदान जीन विनिमय कराते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्रोमोसोम होता है दो प्रकार का होता है, एक सिस्टर क्रोमोसोम एक नॉन सिस्टर क्रोमोसोम, और जब इन दोनों के बीच में जीनों का आदान प्रदान होता है तो ये क्या कहलाता है, जीन विनिमय। यह प्रथम पूर्वावस्था की पैकेटिन उपावस्था में 4 सूत्री अवस्था यानी तेत्राद में होता है। अब बात करते हैं पुनर्योजन। यह अर्धसूत्री विभाजन का वह प्रक्रम है जो जीन्स के सम्मिश्रण द्वारा पैतृक उत्पाद से नए से भिन्न तथा अवगुणित उत्पाद उत्पन्न करता है। पुनर्योजन के उत्पाद को पुनर्योगज यानी कि रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जीव में लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। जन्म से पूर्व किसी जीव के लिंग का अस्थायी करार यानी कि लिंग निर्धारण कहलाता है। H.J. मुलर ने बताया कि ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण एक्स गुणसूत्र और आटोसोम की अपेक्षिक संख्या पर निर्भर करे। इस आधार पर ब्रिज ने लिंग निर्धारण का जीनीय संतुलन सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, सबसे पहले जीनीय संतुलन सिद्धांत किसने दिया था, मुलर ने, और वो भी किस पर, ड्रोसोफिला पे। अधिकांश कीटों और ड्रोसोफिला तथा मानव के कुछ पादपों जैसे लाइकेनिस कोकिंसिया आदि में XX और XY प्रकार का विषम युग्म की लिंग निर्धारण किया जाता है। ठीक है, यह लाइगोयस प्रक्रिया कहते हैं। Y क्रोमोसोम पर होलैंड्रिक जीन पाए जाते हैं। ठीक है, जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाते हैं। कुछ कीट जैसे काकरोच, टिड्डा तथा पादप जैसे डायोस्किया में XX और XO प्रकार का विषम युग्म की लिंग निर्धारण किया जाता है। और कुछ पक्षियों, सरीसृपों और मछलियों तथा पादपों जैसे फ्रेगेरिया ZW प्रकार का मादा विषम युग्म की लिंग निर्धारण किया जाता है। कुछ कीटों जैसे मॉथ में ZO प्रकार का विषम युग्म की लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण गुणसूत्र समुच्चय की संख्या द्वारा होता है। एक शुक्राणु और अंड के युग्मन से मादा विकसित होता है जबकि अवगुणित ध्रुव मेल निषेचक जनन द्वारा विकसित होते हैं। जैसे कि आप लोग पता होगा ना कि मेल जो होते हैं मधुमक्खियों में वो अनिषेचक जनन द्वारा विकसित होता है और जो मादा होती है उस शुक्राणु और अंड से विकसित होती है। ठीक है, मानव में लिंग निर्धारण युग्मक जनन में यानी कि गेमेटोजेनेसिस में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। स्त्री में सभी युग्मक यानी कि 22 ऑटोसोम और X क्रोमोसोम वाले तथा पुरुष में युग्मक 2 प्रकार के 22X तथा 22Y 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं। जब X और X वाला मिलेगा तो मादा होगा, जब X और X वाला मिलेगा तो मादा होगा, और जब यही X और Y वाला मिलता है तो नर पैदा होते हैं। ठीक है, यानी कि लड़का होगा। ठीक है, निषेचन के समय X क्रोमोसोम वाले अंड से मिलने पर पुत्री और Y क्रोमोसोम से मिलने पर पुत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, नोट, संतान को पिता से 50% जीन्स और माता से 50% जीन्स प्राप्त होते हैं। एक युग्मजीव यमज एक निश्चित अंदाज से विकसित होता है। ये समान लिंगी होते हैं और इसकी जीनी संरचना समान होती है। और द्वियुग्मजीव यमज का विकास अलग अलग निषेची तंतुओं से यानी कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं अलग अलग निषेची तंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये पृथक लिंगी हो सकते हैं तथा इसकी जीन संरचना भिन्न हो सकती है। अब देखिए
लिंग संलग्न वंशागति। लिंग संलग्न लक्षणों को या विशेषक को जनक से संतानों में संचरित लिंग संलग्न वंशागति कहलाता है। यदि अनुवांशिक रोग एक बाह्य रूप से किंतु वाहक स्त्री से कुछ नर संतान में संचरित होता है तो यह लिंग संलग्न अप्रभावी रोग कहलाता है। मानव में 2 प्रकार के रोग होते हैं, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल व हरे रंग का भेद नहीं कर पाता है, यानी कि इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति रहेगा वो लाल और हरे में कलर डिफरेंस नहीं कर पाएगा। इसका जीन एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है और यह अप्रभावी होता है तथा मादा इसकी वाहक होती है। इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि रेलवे सिग्नल पर पहचान न कर पाने पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। देखिए यह क्या होता है, एक चीज़ यहाँ पे दिया है, एक्स गुरुसूत्र पर उपस्थित होता है और यह अप्रभावी होता है, यानी कि फीमेल में क्या होता है 2 एक्स होते हैं ना, तो 2 एक्स रहेगा तो ये फीमेल में नहीं पाया जाता, केवल मेल में ही पाया जाता है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है। अब देखिए हीमोफीलिया। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता या बहुत देर तक बनता है और लगातार रुधिर बहने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। जैसे कई लोगों में क्या होता है, हीमोफीलिया का रोग हो जाता है तो उनमें खून का थक्का बनेगा ही नहीं, जैसे ही चोट लगेगा उनमें खून बहता ही रहेगा और खून से के कमी के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह रोग अप्रभावी एक्स संलग्न जीन के कारण होता है। ठीक है। देखिए अब म्यूटेशन के बारे में बात करते हैं। ह्यूगो डे ब्रिज के अनुसार किसी जात या पादप के जंतु में आकस्मिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जिन्हें उत्परिवर्तन कहते हैं। आकस्मिक विभिन्नताएं जो उत्पन्न होती है उसे ही उत्परिवर्तन कहा जाता है। उत्परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, गुणसूत्री उत्परिवर्तन और दूसरा है आपका जीन या बिंदु उत्परिवर्तन। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुणसूत्री उत्परिवर्तन के बारे में। इसमें जो पहला पॉइंट है गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन, यह 2 प्रकार का होता है। पॉलीप्लाइडी। इस प्रकार के उत्परिवर्तन में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित संख्या यानी कि हैप्लॉइड नंबर से की 3, 4 या 5 हो जाती है, यानी कि n से ये 3n हो जाएगा, यानी कि या 4n हो जाए, 5n या 6n। पॉलीप्लाइडी के उदाहरण जंतुओं के अपेक्षा पादपों में अधिक देखे गए हैं, जैसे कि गेहूँ की ड्यूग्रिट इन कॉर्न, इसमें 14 गुणसूत्र और चतुर्गुणित यानी कि 4n वाले ईमर 28 गुणसूत्र होते हैं इसमें। ठीक है। अब देखिए बी में दिया है विषम गुणिता यानी कि हेटेरोप्लाइडी। एक गुणसूत्रीय समुच्चय सेट में या एक से अधिक गुणसूत्रों में अधिकता या कमी का हो जाना विषम गुणिता का है, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है। ये एक्स क्रोमोसोम के विषम गुणिता के उदाहरण है। अब देखिए गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। जब इसकी संरचना में परिवर्तन के कारण उत्परिवर्तन होता है तब देखते हैं क्या होता है। 2 प्रकार के होता है। अंतः गुणसूत्रीय रूपांतरण, जैसे कि विलोपन हो जाए, डिलीट हो जाएगा कोई जीन या फिर इन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा क्या है अंतरा गुणसूत्र यानी कि गुणसूत्र के बाहर, जैसे कि डुप्लीकेशन हो गया या ट्रांसलोकेशन हो गया। जो दूसरा है जीन या बिंदु उत्परिवर्तन। इस उत्परिवर्तन में जीन की रासायनिक संरचना परिवर्तित हो जाती है। ये उत्परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। क्या हो जाएगा, इसके जो स्ट्रक्चर होगा या रासायनिक संरचना होगा उसमें क्या हो जाएगा, आपका परिवर्तन हो जाएगा। ये उत्परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन यानी कि सबस्टिट्यूशन म्यूटेशन। इस उत्परिवर्तन में डीएनए अणु में स्थित एक या एक से अधिक नाइट्रोजनस बेसेस किसी दूसरे नाइट्रोजनस क्षार से विस्थापित हो जाते हैं। जैसे कि मानव है, मानव में हस्यकार रुधिराव यानी सिकल सेल एनीमिया नाम का जो रोग होता है वो प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन के द्वारा होता है। ठीक है। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन क्या है, इस प्रकार के उत्परिवर्तन में डीएनए अणु में कुछ
डीएनए और में कुछ न्यूक्लियोटाइडों की कमी हो जाती है और कुछ का जुड़ाव हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आनुवांशिक सूचना परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, आनुवांशिक सूचना में चेंजिंग हो जाती है। अब देखिए वंशावली विश्लेषण, ऐसा चार्ट जिसके द्वारा अंतर्गत लक्षणों के आनुवांशिकता का चित्रण किया जाता है वंशावली चार्ट कहलाता है। इस चार्ट की सहायता से किसी संतति में किसी विशेषक की उपस्थिति की संभावना को ज्ञात किया जा सकता है। यह संपूर्ण प्रक्रम वंशावली विश्लेषण कहलाता है। देखिए मानव में मेंडेलियन विकार, ये विकार दो प्रकार के होते हैं। पहला लिंग गुणसूत्रों में जीन उत्परिवर्तन के कारण निम्न उदाहरण है, जैसे कि दांत कोशिका आरक्त यानी कि सिकल सेल एनीमिया, यह एकल जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है। इसमें हीमोग्लोबिन की छठे अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वैलिन ले लेता है। इसमें आरबीसी दांत के आकार के यानी कि हंसी के आकार का हो जाती है और ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाती है। तो जो आरबीसी की संख्या सामान्यतः गोल होती है, लेकिन इस बीमारी में सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी होता है वो सिक्कल या हाशिए के समान हो जाता है। और इसका दूसरा जो बीमारी है वो किसका नाम क्या है, फिनाइलकीटोनुरिया। इसमें उत्परिवर्तन के कारण फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में अपचित करने वाले एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्लीज का संश्लेषण नहीं हो पाता, जिससे फिनाइल एलेनिन का स्तर बढ़ जाता है, जो मस्तिष्क विकास में बाधा पहुंचाता है। ठीक है, इसके जिस बच्चे में पाया जाएगा उसका मस्तिष्क का विकास नहीं होगा और वो थोड़े पागल जैसे दिखाई देगा। ठीक है, और तीसरा है थैलेसीमिया। यह अपरिभावी परिवर्तित जीन के कारण होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति जो है हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं कर पाता है। जो थैलेसीमिया जिसमें हो जाएगा उसमें हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। अब देखिए गुणसूत्री या क्रोमोसोम विकार, ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे एडवर्ड सिंड्रोम या 18वें आटोसोम गुणसूत्र की त्रिगुणता यानी ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है। इससे प्रभावित बच्चों में मानसिक और शारीरिक वृद्धि बहुत कम होती है। और जो टर्नर सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है, यह रोग एक लिंग गुणसूत्र के कम हो जाने के कारण होता है। प्रभावित मादा में 45, 44 और XO यानी कि या आटोसोम और एक्सो यानी कि इसे केवल 45 क्रोमोसोम ही पाया जाएगा और 46वां क्रोमोसोम की जगह पर ये खाली हो जाएगा। इसमें अंडाशय कम विकसित, लंबाई कम तथा गर्दन जालयुक्त हो जाती है। ठीक है, और एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, इससे पीड़ित पुरुषों में एक या एक से अधिक एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 से अधिक हो जाती है। तो क्या है, 44 से XY यानी कि 47 हो गए, या इसमें 48 हो गए। इसे ब्रिसल अल्प विकसित स्तन के समान रचनाओं की उपस्थिति, चेहरे तथा शरीर पर बालों की अल्प वृद्धि, शुक्राणु का न बनना अर्थात बंध्यता, मस्तिष्क का कम विकास होना, ये सभी लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए डाउन सिंड्रोम, यह 21वें आटोसोम गुणसूत्र का त्रिगुणता यानी कि ट्राइसोमी होता है। इस प्रकार से इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में चेहरा मंगोलियन की भांति का माथा चौड़ा, गर्दन की अंगुलियां छोटी तथा फूली हुई, कद छोटा, मंद बुद्धि तथा विमंडित खुरदरी त्वचा और मोटी जीभ, उभरा हुआ निचला होठ आदि ये लक्षण पाए जाते हैं। इस रोग को मंगोलियन जर्टा यानी कि मंगोलियन आइडियोसी भी कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसके जो सेकेंड पार्ट आएगा दोनों से मिलाकर 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो ये इसका पार्ट 1 था, पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।
देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वंशागति के आणविक आधार, यानी कि मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। वे पदार्थ जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लेके जाते हैं आनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि क्या होता है कि किस पिता के द्वारा पुत्र में जो लक्षण जाते हैं, फिर माता के द्वारा जो बच्चे में जो लक्षण जाते हैं, उसको ले जाने वाले जो फैक्टर होते हैं उन्हें क्या कहता है, जेनेटिक मटेरियल। वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगों में यह पाया कि अधिकांश जीवधारियों में डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। आपने ये सुना होगा कि जो है इसका डीएनए इसके मम्मी पापा से मैच करता है, इस बच्चे का डीएनए जो है इस मम्मी पापा के डीएनए से मैच करता है। तो यानी कि डीएनए हम कह सकते हैं कि एक आनुवांशिक पदार्थ है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लेके जाता है। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक जीव, यानी कि ऐसे कोशिकाएं जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है और उसमें कोशिकांग भी अच्छे से नहीं पाए जाते, उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ वर्तुल डीएनए यानी कि सर्कुलर डीएनए कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है तथा किसी प्रोटीन से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक जीव हो गए, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस वगैरह हो गया, बैक्टीरियोफेज वायरस है एक, उसका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है, और वही लेकिन उसमें प्रोटीन नहीं होता है। खास बात यह है कि उसमें प्रोटीन नहीं होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं जैसे कि हम लोग, उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन जिसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। तो उसमें कोई भी प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन के अणुओं से मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं जो केंद्रक में पाए जाते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें जो आनुवांशिक पदार्थ यानी कि जो डीएनए होता है वह हिस्टोन प्रोटीन से जुड़कर एक क्रोमोसोम गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम बनाते हैं, और एक क्रोमोसोम केंद्रक में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम जो है वो केंद्रक यानी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये सेल है, सेल के बीच में एक केंद्रक होता है, चारों तरफ साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव होता है। इसी केंद्रक में धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिसे न्यूक्लियस का गुणसूत्र कहा जाता है, यानी कि क्रोमोसोम कहता है। और उसी क्रोमोसोम्स में ऐसे होते हैं क्रोमोसोम, और उसी क्रोमोसोम से डीएनए और आरएनए वगैरह होते हैं। ठीक है, इनमें कुछ मात्रा में डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में ही पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं उनका डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में ही पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक डीएनए रेखीय होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि यूकैरियोटिक का डीएनए होता है इस तरह से रेखीय लीनियर होता है। मानव में 46 और ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है वो 46 होती है, और ड्रोसोफिला एक मक्खी है उसमें 8 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। ये किसी कोशिका के केंद्र के पाए जाने वाले वे अम्लीय पदार्थ है जो न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखला होती है तथा कोशिका के जैविक कार्यों का नियमन करते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर डीएनए आरएनए का बनाते हैं। तो इन्हीं को जोड़कर एक पॉलीमर बनाते हैं। पॉलीमर का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड उसमें जुड़े होंगे और एक लंबी सी श्रृंखला बनाएगा। न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए, न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में देखते हैं। जो शर्करा होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक डीऑक्सीराइबोज और एक राइबोज शर्करा। ठीक है, यानी कि राइबोज में कितने ऑक्सीजन है, 5, और डीऑक्सीराइबोज में 4। इसका सूत्र क्या हो रहा है, C5H10O4, और जो राइबोज है इसका फार्मूला हो जाएगा C5H10O5।
राइबोज में एक ऑक्सीजन ज़्यादा है और डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन कम होता है। और देखिए फास्फोरिक अम्ल दूसरा इसका कंपोनेंट होता है। जो फास्फोरिक अम्ल होता है इसकी उपस्थिति के कारण न्यूक्लिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय होती है। जो फास्फोरिक अम्ल होता है यानी कि जो फास्फोरस होता है उसी के कारण जो है न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है यानी कि अम्लीय प्रकृति का होता है। अब देखिए नाइट्रोजनी क्षारक यानी कि नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्यूरिन बेस और पिरामिडीन बेस। तो प्यूरिन बेस में एडेनिन ग्वानिन आते हैं और पिरामिडीन में थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिन, ये तीनों पिरामिडीन बेस है और ये दोनों एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन बेस है। अब देखिए प्रत्युक्त न्यूक्लिक अम्ल की 2 मूलभूत इकाइयाँ होती है। पहला न्यूक्लियोसाइड अम्ल में उपस्थित शर्करा नाइट्रोजन क्षारक के साथ जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। जो न्यूक्लियोसाइड होता है जब शर्करा यानी कि शुगर और नाइट्रोजनस बेस यानी कि NB जुड़कर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। और न्यूक्लियोटाइड शर्करा एवं नाइट्रोजनी क्षारक से बने न्यूक्लियोसाइड्स फास्फोरिक अम्ल से फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़कर न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स का न्यूक्लिक अम्ल DNA RNA के वास्तविक एकलक मोनोमर होता है। इसको अभी आगे बताएंगे क्या होता है ये। अब देखिए अनुवांशिक पदार्थ की खोज, ये कैसे पता चला कि DNA ही अनुवांशिक पदार्थ है, इसके बारे में खोज वगैरह देखेंगे। ग्रिफिथ, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ग्रिफिथ, ने सर्वप्रथम जीवार में रूपांतरण का प्रयोग किया। जीवार में रूपांतरण का प्रयोग कर बताया कि अनुवांशिक पदार्थ के कारण रूपांतरण होता है तथा एवेरी मैकार्ड एंड मैकार्टी जीवार में रूपांतरण के प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि DNA अनुवांशिक पदार्थ होता है। ये साइंटिस्ट कौन थे? एवेरी मैकियाड और मैकार्टी। इसमें किसने प्रयोग किया? जीवाणुओं में। और ये सिद्ध कर दिया कि DNA अनुवांशिक पदार्थ है। DNA की अम्लीय प्रकृति की खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने जो है बताया कि DNA अम्लीय होता है। आगे बताएंगे कि DNA अम्लीय क्यों होता है आगे, ठीक है। अब देखिए DNA के बारे में पढ़ते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल DNA 1 यानी कि DNA, इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। यह केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक में भी DNA अल्प मात्रा में पाया जाता है, लेकिन बहुत कम में, लेकिन मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। DNA का एक एकलक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सीराइबो शर्करा फास्फेट मूलक तथा एक नाइट्रोजनी क्षारक जैसे कि एथिलीन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा थाइमिन के जुड़ने से बनता है। ये तीनों इकाइयाँ मिलकर न्यूक्लियोटाइड, कौन सी तीनों इकाइयाँ? डीऑक्सीराइबो शर्करा, फास्फेट मूलक तथा नाइट्रोजनस बेस, ये तीनों मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करती है, ठीक है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, वाटसन और क्रिक ने सन 1953 में DNA की संरचना का द्विचक्राकार यानी कि द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है। अभी इसको आगे बताएंगे एकदम डिटेल में, जो लॉन्ग टाइप में पूछा जाता है, वाटसन और क्रिक का DNA मॉडल। अब देखिए हर्शे एवं चेज का पारगमन प्रयोग, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट है हर्शे एंड चेज। हर्शे तथा चेज के पारगमन प्रयोग को निम्नवत समझाया जा सकता है। जीवाणु खोज यानी कि बैक्टीरियोफोज, एक बैक्टीरिया होता है, एक वायरस होता है बैक्टीरियोफेज वायरस, जीवाणुओं का विषाणु है, यानी कि क्या करता है, जीवाणुओं को खाता है, जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। T1 एक जीवाणुभोजी है जो ई कोलाई को प्रभावित करता है। अभी हमने माना कि T1 एक बैक्टीरियोफेज है जो ई कोलाई बैक्टीरिया को खाता है। हर्शे एवं चेज ने सन ई कोलाई को 2 संवर्धित माध्यमों में संवर्धित किया। एक संवर्धन माध्यम रेडियो एक्टिव सल्फर 35 और दूसरे संवर्धन माध्यम में रेडियो एक्टिव फास्फोरस डाला। इसने 2 बैक्टीरियोफेज लिया, एक सल्फर 35 डाला और एक में फास्फोरस 33 डाला।
ये दोनों रेडियोएक्टिव थे। रेडियोएक्टिव सल्फर ने सल्फर युक्त अमीनो अम्ल से जुड़कर जीवाणु प्रोटीन यानी कि जो सल्फर था वो प्रोटीन बना लिया, जबकि रेडियोएक्टिव फास्फोरस न्यूक्लियोटाइड से जुड़कर न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए बना लिया। एक बार फिर देखते हैं, जो सल्फर था ये क्या बना लेगा आपका प्रोटीन, सल्फर 35, और जो दूसरा क्या था आपका फास्फोरस 33, ये भी रेडियोएक्टिव था, ये जुड़कर बना लिया डीएनए। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होगा। हल्से ने T1 जीवाणु भोजी को दोनों संवर्धन माध्यम में प्रविष्ट किया। दोनों स्थिति प्राप्त विषाणु संततियों का परीक्षण किया। अब ये क्या कर दिया कि जितने भी ये दोनों थे फास्फोरस और सल्फर, इन दोनों को बैक्टीरियोफेज वायरस में अंदर प्रवेश कराया और दोनों का परीक्षण किया। जो बच्चे उत्पन्न हुए संतति यानी कि जो इसके बच्चे उत्पन्न हुए उनको परीक्षण किया। जीवाणु के जीवाणु में गुणन करने के कारण 2 प्रकार के विषाणु प्राप्त हुए। जो जीवाणु थे उनमें 2 प्रकार के विषाणु प्राप्त, एक रेडियोएक्टिव प्रोटीन वाली थी, जो प्रोटीन किससे बनी थी सल्फर से, वो भी रेडियोएक्टिव थी ना 35 वाली, और दूसरा क्या था फास्फोरस 33 वाला, ये भी क्या था रेडियोएक्टिव था, रेडियोएक्टिव डीएनए। फास्फोरस जो था आपका डीएनए बनाया था। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। प्रत्येक प्रकार के जीवाणु भोजियों को फिर सामान्य जीवाणु युक्त संवर्धन में प्रविष्ट कराया गया। कुछ समय पश्चात इस निलंबर को सेंट्रीफ्यूज 1000 आरपीएम पर मथकर खाली प्रोटीन खोल कैप्सिड को पृथक कर दिया गया। अब केंद्रीय या सेंट्रीफ्यूज करने पर भारी और संक्रमित जीवाणु नीचे बह जाते हैं और ऊपर की तरफ हल्के प्रोटीन खोल रह गए। तो देखिए, जब दोनों का प्रोटीन हटा दिया गया, प्रोटीन का खोल हटा दिया गया, क्या होता है, दोनों के परीक्षण पर उन्होंने पाया कि चिन्हित प्रोटीन युक्त विषाणु जीवाणु को चिन्हित करने में असमर्थ है। यानी कि जिन्हें प्रोटीन युक्त विषाणु था चिन्हित करने वाला, वो क्या थे असमर्थ थे। चिन्हित डीएनए युक्त विषाणु यानी कि ऐसे डीएनए जो रेडियोएक्टिव था जीवाणु को चिन्हित करने में सक्षम थे। इससे यह सिद्ध हो गया कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है न कि प्रोटीन। जो उसमें प्रोटीन बना था उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया था, लेकिन जो डीएनए बना था वो आपका रेडियोएक्टिव डीएनए था। तो इससे पता चला कि जो लक्षण होते हैं वो डीएनए के द्वारा ही जाते हैं। देखिए इसको ग्राफ से समझते हैं। रेडियोएक्टिव रहित T1 जीवाणु भोजों का जीवाणु पर संक्रमण। अब क्या था, रेडियोएक्टिव रहित T1 जीवाणु भोजों का जीवाणु पर संक्रमण, और इधर क्या रेडियोएक्टिव रहित T2 पर फेज पर जीवाणु का संक्रमण। इधर T1 वाला है या T2, इधर 2 बैक्टीरिया लिया गया है, एक पर फास्फोरस 32 डाला जा रहा है और दूसरे पर सल्फर 32। अब इधर क्या हुआ, जैसे ही इसे रेप्लिकेशन हुआ, चिन्हित संतति फेज को बाहर निकालना, दोनों को निकाला गया बाहर। जीवाणु भोजों का रेडियोएक्टिव सहित कोशिकाओं का पर संक्रमण। तो इसमें देखा गया कि संक्रमित जो कोशिकाएं थी उसमें P1 चिन्हित युक्त संतति जीवाणु कोशिका से बाहर निकालना संभव नहीं था, लेकिन इसमें क्या था संभव था, दिखाई दे रहे सल्फर वाले। इस प्रकार हर्षित चेज का प्रयोग देख सकते हैं। अब वाटसन एवं क्रिक का मॉडल, विकलिंग्स, फ्रैंकलिन तथा एस्टब्री आदि ने एक्सरे विवर्तन विधि से पता लगाया कि डीएनए ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला या परस्पर कुंडलित दशा में होती है। सन 1953 में जेडी वाटसन एवं एचएफसी क्रिक एफएचसी क्रिक ने डीएनए के अवयव को क्रम में व्यवस्थित करके डीएनए का एक द्विकुंडलित डबल हेलिक्स मॉडल बनाया, जिसे के लिए उन्हें 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया। इस प्रतिरूप का चित्र इस प्रकार है। देखिए इन्होंने क्या किया, डबल हेलिक्स डीएनए बनाया। ये आप लोगों को डीएनए बनाने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आता है हर साल। ठीक है, अब आगे देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं फिर। वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए द्विकुंडलित कुंडलित प्रतिरूप के प्रमुख लक्षण निम्न है। डीएनए का प्रत्येक और 2 कुंडलित पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। अभी देखिए इधर 2 कुंडली है ना, 2, एक इधर एक इधर, 2 कुंडली पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना है। दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से
सर्पिल क्रम में दक्षिणा होती है, यानी कि क्लॉकवाइज, कुंडली तरह क्लॉकवाइज घूमी हुई होती है। इस प्रकार प्रत्येक डीएनए अणु में 2 कुंडलित संरचनाएं होती है। इस द्विकुंडल का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी कि जो इसकी बीच की मोटाई है वो कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉम। देखिए इधर दिखा है ना, जो व्यास वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियर श्रृंखला में डीऑक्सीराइबोस सर्किट तथा फास्फेट समूह एकांतर क्रम में होते हैं। इसी क्रम के द्वारा श्रृंखला का आधार बनता है। फास्फेट समूह एक फास्फेट समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। इसी क्रम के द्वारा श्रृंखला का आधार बनता है। फास्फोरस समूह एक तरफ शर्करा के 5C कार्बन से तथा दूसरा 3C कार्बन से एस्टर बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। इन एस्टर बंधों को फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अभी आगे इसको बताएंगे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या होता है। दोनों श्रृंखलाएं प्रति समांतर यानी एंटी पैरेलल दशा में कुंडलित होती है। ये एंटी पैरेलल है ना, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, एंटी पैरेलल दिशा में कुंडलित होती है। एक 3 से 5 की तरफ होगा तो दूसरा 5 से 3 की तरफ। दोनों श्रृंखला की प्रत्येक शर्करा पर कार्बन पर एक नाइट्रोजनी क्षारक लगा होता है। यह चारों प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारकों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, यह क्षारक द्विकुंडलर के अंदर की तरफ श्रृंखला आधार से समकोण यानी कि परपेंडिकुलर बने हुए लगे होते हैं। जो ये क्षारक लगे होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, 90 डिग्री के कोण बनाते हुए लगे हुए होते हैं। एक श्रृंखला में प्यूरिन दूसरी श्रृंखला पिरिमिडीन से हाइड्रोजन आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। एडेनिन हमेशा थाइमिन से तथा साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ता है। ठीक है, एडेनिन हमेशा थाइमिन से और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ता है। अभी एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड से और थाइमिन के द्वारा, और ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन के द्वारा जुड़ता है। ठीक है, एडेनिन थाइमिडिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि इसके बीच डबल बॉन्ड लगे होते हैं, और ग्वानिन साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हुए होते हैं। अब देखिए, एक ही श्रृंखला के किन्हीं 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। कुंडल के चक्कर के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक चक्र में 10 न्यूक्लियोटाइड के जोड़े होते हैं, यानी कि एक स्पीड में 34 एंगस्ट्रॉम। देखिए इधर बनाया होगा फिगर में, ये 34 दिया है ना, और इसमें कितने रहेंगे, 10, 1 2 ऐसे काउंट करके 10 रहेंगे। तो एक के बीच की दूरी कितनी होगी, 34/10 यानी कि 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की, यानी कि ये जो बॉन्ड बना है इसके बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब आगे देखिए क्या कर रहा है। 2 कुंडलर बनने से डीएनए के अणु के पूरी लंबाई में 2 प्रकार की खांचे बनती है। दीर्घ खांचे यानी कि मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप। देखिए इसमें 2 तरह की खांचे बन रही है ना, एक छोटी वाली यानी कि माइनर ग्रुप और एक बड़ी वाली यानी कि मेजर ग्रुप। देखिए इधर दीर्घ खांच है और एक इधर लघु खांच है। अब आगे डीएनए अम्लीय होता है जिसमें धनावेशित हिस्टोन प्रोटीन जुड़े होते हैं। डीएनए कैसा होता है, एसिडिक होता है, और जिससे धनावेशित हिस्टोन प्रोटीन जुड़े होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन कैसे होते हैं, धनावेशित। बी डीएनए के कुछ विशिष्ट खंड केंद्रक द्रव में जल की कमी से ये डीएनए में बदल जाते हैं। अभी बी डीएनए और जेड डीएनए के वगैरह के बारे में हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए एक आता है 4 गाफ का नियम। देखिए तो 4 गाफ के नियम का पहला ये है कि डीएनए और में प्यूरिन तथा पिरामिडीन क्षार समान मात्रा में होते हैं। जो डीएनए होता है इसमें प्यूरिन और पिरामिडीन समान मात्रा में होता है। डीएनए में एडेनिन की आणविक मात्रा थाइमिडीन यानी कि एडेनिन और थाइमिडीन की संख्या साइटोसिन तथा ग्वानिन के बराबर होती है, यानी कि इन दोनों की मात्रा जो है ग्वानिन और साइटोसिन, यानी जितने ये रहेंगे उतना ये भी रहेंगे। डीएनए में क्षार का अनुपात यानी एडेनिन प्लस थाइमिडीन इनका और ग्वानिन प्लस साइटोसिन का अनुपात क्या होता है,
प्रत्येक जाति के लिए विशिष्ट होता है, यानी कि मानव के लिए सेम रहेगा लेकिन कुत्ते के अलग हो जाएंगे। जैसे कुत्ते की प्रजाति कुत्ते की अगर नापा जाए कुत्ते और कुत्ते का, तो उन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, इसका सेम रहेगा। और मानव का नापा जाए तो इसका सेम रहेगा। अब देखिए क्या कर, उदाहरण एक द्विराजुक डीएनए 20% साइटोसिन है तो उसमें उतना ही ग्वानिन होगा, यानी कि 20% साइटोसिन है तो 20% ग्वानिन, और बाकी जितने बचे उसमें 60% में 30% एडेनिन और 30% थाइमिडीन होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए क्या होगा, 100% है तो इसमें एडेनिन है आपका 20%, तो ग्वानिन भी कितना हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा, क्योंकि एडेनिन जो है एडेनिन जो है थाइमिडीन जो हो जाएगा ये भी 20% हो जाएगा। अब इधर क्या बचा 60%, 40 इधर गया तो 40 में जो है 30 आपका साइटोसिन और 30 आपका ग्वानिन हो जाएगा, यानी कि 30% हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बी डीएनए एवं जेड डीएनए में अंतर। देखिए डीएनए दो प्रकार के होते हैं, बी डीएनए और जेड डीएनए। तो देखिए बी डीएनए जो दक्षिणावर्त कुंडलित होता है और जेड डीएनए वामावर्त, यानी कि बी डीएनए जो है दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की दिशा में, और जो जेड डीएनए वो घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा हुआ होता है। इनके क्षारों के बीच की दूरी 3.6 एंगस्ट्राम होती है, और इनके क्षारों के बीच की दूरी यानी कि दो बॉन्डों के बीच की दूरी 3.52 से 4.13 होती है। इसमें क्षार युग्मों की संख्या 10 होती है और इसमें 12 होती है। कुंडलित का व्यास, जो कुंडली होता है उसका व्यास 19 एंगस्ट्राम होता है और इसमें 18 एंगस्ट्राम होता है। प्रायः सभी कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं और ये केवल कुछ ही कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं डीएनए का पैकेजिंग या पराकुंडलन। डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है। डीएनए जो है बड़ा है ना, डीएनए की लंबाई काफ़ी बड़ी होती है, यानी कि इसको पैक करने के लिए भी आवश्यकता पड़ेगी। देखिए क्या दिया, अत्यधिक लंबा डीएनए कोशिका के छोटे केंद्रक में उपस्थित होता है। जैसे कि एक कोशिका है जिसका केंद्रक क्या होता है, बहुत छोटा होता है, और डीएनए की लंबाई जो है काफ़ी बड़ी है, जिसके लिए डीएनए के कुंडलन या पराकुंडलन पैकेजिंग द्वारा होती है। ठीक है, तो इसको पैक करके रखना क्या है, बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसका पैकेजिंग करते हैं। आगे देखिए क्या दिया है, जैसे हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में डीएनए के 46 और यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसकी औसत लंबाई 1.8 से 8.4 सेंटीमीटर, जबकि स्वयं केंद्रक का व्यास 4 से 10 माइक्रोमीटर यानी कि बहुत छोटा होता है। अतः स्पष्ट है कि केंद्रक का अंदर डीएनए अत्यधिक कुंडलित एवं संघनित होकर त्रिविम आकृति में पाया जाता है या पैक रहता है। जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, 3D में होता है या पैक रहता है, एकदम पैक रहता है। अब देखिए पहला दिया है पूर्व केंद्र की कोशिका में डीएनए का पैकेजिंग, यानी कि जो प्रोकैरियोट होते हैं बैक्टीरिया वगैरह, उनमें डीएनए कैसे पैक होता है। पूर्व केंद्रिक कोशिका में डीएनए कोशिका द्रव में पाया जाता है। यह आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जैसे पॉलीएमएस की सहायता से पराकुंडलित यानी कि सुपर क्वाइल अवस्था में रहते हैं। डीएनए के संघनित समूह को न्यूक्लियोइड या प्रोक्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, जो ये पैक हुई संरचना यानी कि क्वाइल संरचना, इसे क्या कहा जाएगा, प्रोक्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम से पहले वाला भाग। अब इसी को मिलकर आगे चल के क्रोमोसोम बनता है। अब बात करते हैं सुकेंद्रिकी यानी कि यूकैरियोटिक में डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है। सुकेंद्रिकी कोशिका में डीएनए की पैकेजिंग लाइसिन और आर्जिनिन युक्त क्षारीय प्रोटीन, जिन्हें हिस्टोन कहते हैं, उसी की सहायता से इसमें डीएनए का पैकेजिंग होता है। ब्रैडबरी ने सन 1900 में न्यूक्लियोसोम की संरचना का वर्णन किया। 1981 में न्यूक्लियोसोम की संरचना का वर्णन किया था। अब देखिए क्या बता रहे हैं, इनके अनुसार हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार की होती है, H1, H2A,
H2B, H3 और H4। यानी कि H2 में 2 प्रकार के होते हैं, H2A और H2B। तो इस प्रकार से कितने प्रकार के होते हैं? 4। इनमें से 4 अर्थात H2A, H2B, H3 और H4 जोड़े में पाई जाती है और हिस्टोन अष्टक का नहीं हुआ। यानी कि 4 के जोड़े होंगे तो कितने बन गए? 4 के जोड़े 8 हो गए, जिन्हें न्यू का यानी कि न्यू बॉडी या न्यूक्लियोसोम का कोर यानी कि कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इनके धनावेशी छोड़ बाहर की ओर होते हैं। ये ऋणावेशी डीएनए को आकर्षित करते हैं। डीएनए के लगभग 166 युग्म न्यू काय पर यानी कि न्यू बॉडी पर लिपट कर न्यूक्लियोसोम को 110/60 एंगस्ट्राम का आकार प्रदान करते हैं। अब देखिए क्या दिखा रहा है, हिस्टोन का अष्टक है। इसमें क्या है? एक गोले जैसी संरचना होगी, उस पर क्या हो जाएगा? H1 हिस्टोन डीएनए लिंकर, ये बहुत सारी चीज़ें जुड़े होंगे। देखिए इधर बनाया है। 8 अणु को क्या करते हैं? डीएनए हेलिक्स जो है जोड़ के रखता है, इसे डीएनए लिंकर कहा जाता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? 1.5 नैनोमीटर से 11 नैनोमीटर इधर ऊपर की तरफ हो जाएगा। वह डीएनए जो 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? लिंकर डीएनए कहते हैं। इस पर H1 हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ऊपर देखा ना आपने, ये क्या है? इधर आपका लिंकर डीएनए और इस पर कैसा? H1 हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। न्यूक्लियोसोम या लिंकर डीएनए संयुक्त रूप से क्रोमेटोसोम का निर्माण करते हैं। जो लिंकर डीएनए होते हैं ये क्रोमेटोसोम का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियोसोम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में मरिकाबद्ध यानी कि बीडेड स्ट्रिंग संरचना के रूप में दिखाई देती है। जो न्यूक्लियोसोम होती है वो मरिकाबद्ध यानी कि जो माले की मोटी होती है ना, उसी के जैसे ये दिखाई देती है। मरिकाबद्ध श्रृंखला कुंडलित होकर सोलेनॉइड बनाती है, जिसके प्रत्येक घुमाव टर्न में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। एक घुमाव में कितने न्यूक्लियोसोम होंगे? 6, जिसकी मोटाई 10 नैनोमीटर होती है, जो संघनित व कुंडलित होकर 30 नैनोमीटर मोटाई का हो जाता है। सोलेनॉइड और कुंडलित होकर 300 नैनोमीटर के क्रोमेटिन टेंटू क्रोमेटिन फाइबर और कुंडलन द्वारा 700 नैनोमीटर का क्रोमेटिड बनता है। क्रोमेटिन नॉन हिस्टोन गुणसूत्री प्रोटीन यानी कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल या NHC प्रोटीन पर पाया जाता है। ठीक है। कुछ स्थानों पर क्रोमेटिन अत्यधिक संग्रहित होकर गहरे अभिरंजित होने वाले हेटेरोक्रोमेटिन बनाते हैं। ठीक है, हेटेरोक्रोमेटिन। और कुछ स्थानों पर ढीला होकर हल्का अभिरंजित होने वाले यूक्रोमेटिन बनाते हैं। अब देखिए हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में अब बात करते हैं हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में अंतर के बारे में। तो 2 चार्ट बनाएंगे, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। इसमें डीएनए कम मात्रा में उपस्थित होता है और हेटेरो में क्या होता है? इसमें डीएनए अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। गुणसूत्र अभिरंजकों में यह भाग गहरा रंगता है और यह कहते हैं गुणसूत्र अभिरंजकों में यह भाग हल्का रंगता है, जिसके कारण यह प्रकाश में दिखाई नहीं देता। ठीक है, यह गुणसूत्र का संघनित भाग है यानी कि कंडेंस भाग है, जो केंद्रक के चारों ओर रहते हैं। और यह कहते हैं यह गुणसूत्र का फैला हुआ भाग है, अर्थात केंद्रक गुणसूत्र की तुलना में कम संघनित, तो ये चारों तरफ फैले हुए होते हैं। ठीक है, और हेटेरोक्रोमेटिन भाग में डीएनए का द्विगुणन देर से होता है, अतः इसके जीन सदैव निष्क्रिय रहते हैं। और यूक्रोमेटिन में क्या होता है? द्विगुणन जल्दी हो जाता है यानी कि इसके जीन बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। ठीक है, यह क्या है? यह भाग अनुलेखन की दृष्टि से निष्क्रिय होता है और यह कहते हैं अनुलेखन की दृष्टि से सक्रिय होता है। ठीक है, अब देखिए डीएनए का द्विगुणन यानी कि रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। 1 से 2 डीएनए का बहना क्या कर रहा है? डीएनए का रेप्लिकेशन। कोशिका विभाजन के लिए डीएनए का द्विगुणन आवश्यक है। डीएनए अणु का स्वयं का द्विगुणन करता है, जिससे डीएनए के एक अणु से उसी आकार के 2 अणु बनते हैं। कोशिका के केंद्रक में विद्यमान गुणसूत्र के सभी डीएनए अणु द्विगुणित होते हैं। जो कोशिका के केंद्रक होते हैं ना, उसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए के अणु द्विगुणित होते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक गुणसूत्र 2 संततिक गुणसूत्र यानी कि 2 दावतर क्रोमोसोम से बदल जाते हैं।
कोशिका के विभाजन के समय दोनों डॉटर क्रोमोसोम, अगर आप 11th में पढ़े होंगे तो पता होगा कि डॉटर क्रोमोसोम क्या होते हैं, अलग अलग संतति कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार एक ही प्रकार के डीएनए दोनों संतति कोशिकाओं में डीएनए बराबर मात्रा में पहुंच जाती है। बार बार ऐसा होने से कोशिकाओं के विभाजन के साथ साथ आनुवंशिक सूचना पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहती है। ठीक है, अब देखिए इस सूचना को ट्रांसफ़र करने के डीएनए द्विगुणन आवश्यक है। अब देखिए द्विगुणन की संभावित विधियाँ, मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। पहला क्या, संरक्षित विधि। इसके अंतर्गत दो निर्मित रज्जुकों में एक पूर्ण रूप से नया तथा दूसरा पुराना होता है। क्या होता है, दो डीएनए के है तो इसमें क्या हो जाएगा, एक पुराना हो जाएगा और एक नया, पूरी तरह से एकदम एग्जैक्ट कॉपी रहेगा। और अर्ध संरक्षित में क्या होगा, अर्ध संरक्षित में एक पुराना रहेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे का आधा भाग नया रहेगा और आधा भाग पुराना हो जाएगा। और प्रसार विषय, इस विधि के अंतर्गत दोनों परिणामी रज्जुक के कुछ भाग पुराने तथा कुछ भाग नए डीएनए के होते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ नोट लिख लीजिए। डीएनए का द्विगुणन इंटरफेज की यस फेज में होता है। ठीक है, वासन तथा क्री के डीएनए का द्विगुणन का और संरक्षित विधि का प्रतिपादन किया। कौन सी विधि, और संरक्षित विधि का उन्होंने प्रतिपादन किया। ठीक है, देखिए एक प्रयोग है मेसेल्सन एवं स्टाल का प्रयोग। मेसेल्सन एवं स्टाल ने सन 1958 में ई कोलाई पर नाइट्रोजन के प्रयोग द्वारा अर्ध संरक्षित द्विगुणन का प्रमाण दिया। इस प्रयोग के अंतर्गत उन्होंने जीवाणु कोशिका को पहले भारी नाइट्रोजन यानी कि N15 के माध्यम में कुछ पीढ़ियों के विभिन्न समस्थानिकों तक संवर्धित किया, कल्चर किया। इसके उपरांत इसे सामान्य हल्के नाइट्रोजन यानी कि N14 में ट्रांसफ़र कर दिया गया। देखिए इधर क्या है, पहला फिगर बनाया है जीवाणु कोशिका का नाइट्रोजन के भारी सम यानी कि N15 युक्त माध्यम में संवर्धन। इसका भारी नाइट्रोजन वाले माध्यम में संवर्धन कराया गया। अब उसके बाद क्या करें, जीवाणु कोशिका का समान नाइट्रोजन वाले माध्यम, इसके बाद से इसे 14 वाले में डाल दिया गया। पहले 15 वाले में था, उसके बाद से 14 वाले में। अब ये देखा गया कि विभिन्न समय अंतराल पर जीवाणु कोशिका के डीएनए का निष्कर्षण। अब इसमें क्या क्या, पहला वाला 40 मिनट बाद और दूसरा वाला 20 मिनट और इधर वाला 10 मिनट बाद इसको निकाला गया और सबको सीजियम क्लोराइड विलयन पे डीएनए को घोल दिया गया और उसके बाद से सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया तो उसका रिजल्ट क्या निकला। विभिन्न समय अंतरालों पर जीवाणुओं के नमूने एकत्र करके इनके जनिक डीएनए को सीजियम क्लोराइड के विलयन में घोलने पर इस विलयन में आयनों की उपस्थिति के कारण अब केंद्र में डीएनए शीघ्र कुंडलित हो जाता है। यानी कि जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है डीएनए एकदम कॉइल हो जाता है। अब देखो किया क्या दिया है, नाइट्रोजन 15 एक डीएनए अधिक सघन होने के कारण इस विलयन में नीचे आकर रुक जाता है, जबकि 14 वाला जो डीएनए एक पीढ़ी के बाद पत्ती बैंड के रूप में प्रदर्शित है, जिसका घनत्व 15 और 14 के बीच में होता है। और 14 युक्त डीएनए में दोनों पत्तियों का निर्माण होता है, जिससे एक पत्ती का घनत्व 14 के बराबर तथा दूसरे के घनत्व 15 और 14 के बीच में होता है। अभी आगे दिखा देंगे कैसे होता है। देखिए ये संततियाँ है, सभी N15 वाले डीएनए हैं। उसमें क्या होगा, अब इसको 14 में कराएगा तो क्या संकर डीएनए बने। अब इस संकर में क्या होते हैं, आधे संकर और आधे N14 वाले होते हैं। ये आधे संकर है और आधे N14 वाले। अब इधर क्या होता है, 1/4 संकर होंगे, 4 में से 1 संकर होगा, 3/4 क्या होंगे N14 वाले होंगे। ठीक है, अब देखिए डीएनए का द्विगुणन यह इस फेज में होता है। वासन तथा क्री संरक्षित विधि का प्रतिपादन किया था। मेसेल्सन और स्टाल ने सन 1958 में ई कोलाई पर रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन के प्रयोग द्वारा असंरक्षित द्विगुणन का प्रमाण दिया। ठीक है, अभी बताया ना ऊपर। अब देखिए डीएनए द्विगुणन यानी कि प्रारंभन बिंदु से शुरू होता है। यह यूकैरियोटिक में यह कई
अनगिनत प्रारंभन बिंदु होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में एक ही प्रारंभन बिंदु, क्योंकि यूकैरियोटिक का डीएनए बड़ा सम्मिश्र होता है। यूकैरियोटिक का डीएनए जो है बहुत ही कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, इसमें हेलिकेज एंजाइम डीएनए के दोनों रज्जुकों को पृथक कर, यानी कि ये दोनों जो ये ऐसे होते हैं ना डीएनए, इन दोनों को कौन तोड़ता है, हेलिकेज तोड़ के अलग कर देगा, तथा प्रत्येक रज्जुक बंधन प्रोटीन की सहायता से स्थिर होते आते हैं। अब आगे क्या दिए, टोपो आइसोमरेज एंजाइम रज्जुक में कुंडलनी के तनाव को समाप्त करते हैं। जो कुंडली में तनाव उत्पन्न होता है उसको कौन समाप्त कर देता है, टोपोमरेज। प्रत्येक रज्जुक सांचे की तरह कार्य करता है। बहुलकीकरण यानी पॉलीमराइजेशन से पूर्व प्राइमेज एंजाइम की सहायता से रज्जुक 3 डिग्री के छोर से पूरक आरएनए प्राइमर का संश्लेषण करता है, जिससे आगे डीएनए पॉलीमरेज थर द्वारा बहुलकीकरण होता है। आगे क्या दिया है, यानी कि लीडिंग स्ट्रैंड पर डीएनए 5 to 3 दिशा में सतत यानी कंटिन्यूस संश्लेषण होता है, जबकि पश्चिमाभी रज्जुक में छोटे छोटे टुकड़े खंड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, इसकी के रूप में इसका असतत संश्लेषण होता है, यानी कि डिसकंटिन्यूस बनता है, जिसे क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। प्रत्येक ओकाजाकी टुकड़े के लिए एक अलग आरएनए प्राइमर बनता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट के पूर्व निर्मित होने पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट द्वारा आरएनए को प्राइमर को हटा दिया जाता है और डीएनए लाइगेज एंजाइम ओकाजाकी टुकड़ों को जोड़ता है। अब इसको फिगर से हम समझा देंगे अच्छे से। डीएनए के महत्वपूर्ण कार्य देखिए, पहला ये आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं। दूसरा क्या, इसके द्वारा निर्मित आरएनए विभिन्न अमीनो अम्ल से डीएनए द्वारा निर्देशित प्रोटीन का संश्लेषण करता है। जैसे डीएनए निर्देश है उसी प्रकार से क्या करता है, आरएनए प्रोटीन बनाएगा। डीएनए द्वारा निर्मित कुछ न्यूक्लियोटाइड हार्मोन और सहएंजाइम यानी कि कोएंजाइम आदि के रूप में कार्य करते हैं। जन्म से मृत्यु तक जीव की कोशिकाओं का निर्माण डीएनए के अनुसार होता है। इस मूल रेखा यानी कि ओरिजिनल ब्लूप्रिंट डीएनए के रूप में ही होती है, ठीक है। अभी क्या है, ये मदर डीएनए है, इसमें टूट रहा है, हेलिकेज क्या करता है, इन दोनों को डीएनए को क्या करता है, खोल देता है, इसे खोल रहा है, देख रहे हैं। और दूसरा क्या, एक रज्जुक की बंधन प्रोटीन यानी कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन कीप्स डीएनए सिंगल स्ट्रैंड, यानी कि सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, इसको सिंगल रखता है। आगे क्या कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज है, ये इसको एकदम सिंगल रखता है। अब तीसरा के लीडिंग रज्जु यानी कि लीडिंग रज्जु पर डीएनए पॉलीमरेज द्वारा निरंतर 5 से 3 डिग्री 5 से 3 की दिशा में 5 से 3 की दिशा में संश्लेषण होता है। और वही क्या होता है, इधर में क्या होगा, उल्टा बनेगा, ये टुकड़े टुकड़े में बनता है, जिसे क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, और इधर एकदम लाइन से बनता है। अब देखिए अगला क्या है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी कि आरएनए। इसका निर्माण किससे होता है, डीएनए से होता है। यह भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है, जिसका निर्माण हजारों न्यूक्लियोटाइड से होता है। आरएनए का न्यूक्लियोटाइड भी डीएनए के जैसा ही होता है, परंतु यह निम्न 2 बातों पर डीएनए से अलग होता है। क्या इसमें अंतर है, देखिए पहला, इसमें उपस्थित राइबोज होती है जबकि डीऑक्सीराइबोज नहीं, यानी कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है और इसमें राइबोज होता है। थाइमिन के स्थान पर इसमें यूरेसिल होता है, टी की जगह पे जहाँ टी था वहाँ पे यू आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, यह सामान्य आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता, परंतु अपवाद स्वरूप यानी कि डबल हेलिकल एवं आनुवांशिक भी होता है। जैसे कि रियो वायरस में कैसा है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। देखिए राइबोक न्यूक्लिक अम्ल यानी कि आरएनए के प्रकार। पहला क्या है, जेनेटिक आरएनए। अधिकांश पादप विषाणु तथा जीवाणु भोजियों यानी कि बैक्टीरियोफेज में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए के रूप में पाए जाते हैं, इसमें डीएनए नहीं होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, नॉन जेनेटिक आरएनए। समस्त यूकैरियोटिक जितने भी यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक में कुछ आनुवांशिकी का नियंत्रण डीएनए के द्वारा किया जाता था, आरएनए की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। यूकैरियोटिक में आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला क्या है, राइबोसोमल, स्थानांतरण और संदेशवाहक।
आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। मात्रात्मक दृष्टि से आरएनए कोशिकाओं में सबसे अधिक यही पाया जाता है, कौन सा? आरआरएनए। 60% होता है इसकी मात्रा। ये लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है और मुख्य रूप से राइबोसोम का निर्माण करता है। इसका काम क्या होता है? आरआरएनए का राइबोसोम का निर्माण करना। और टीआरएनए का यह 1 मोल NaCl में घुलनशील होता है, इसलिए इसे घुलनशील आरएनए यानी कि एसआरएनए, सोल्यूबल आरएनए भी कहा जाता है। कोशिकीय आरएनए की कुल मात्रा में इसका भाग लगभग 15% होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण की अनुलिपिकरण प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करता है तथा 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, जो क्लोवर पट्टी की आकृति में से। अभी इसको दिखाएंगे कैसे क्लोवर पट्टी के जैसे कैसे होता है, अभी फिगर पे दिखा देंगे इसको। अगला क्या है? संदेशवाहक यानी कि यह मैसेजर या आरएनए। विशिष्ट प्रोटीन संश्लेषण हेतु डीएनए के द्वारा आवश्यक संकेत एमआरएनए में अनुलिखित किए जाते हैं। यूकैरियोटिक में यह विजातीय प्रकार का होता है, इस कारण इसे विजातीय आरएनए यानी कि एचएनआरएनए भी कहते हैं। अब क्या है? आरएनए स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर आरएनए। क्लोवर पट्टी प्रतिरूप यानी कि इसका क्या है? मॉडल है क्लोवर लीफ मॉडल। टीआरएनए की प्राथमिक संरचना है। टीआरएनए की संरचना 5 भुजाएं होती है, प्रत्येक भुजा में 1 लूप तथा 1 स्टेम होता है। देखिए अभी इसमें कितनी भुजाएं? 5, 1 2 3 4। इसमें क्या होता है? 5 लूप और 1 स्टम्प होता है। ये क्या कह रहा है? संग्राहक स्टेम, एक्सेप्टर स्टेम। इस भुजा को अमीनो अम्ल भुजा भी कहते हैं। इस भुजा के सिरे पर लूप नहीं होता, बल्कि डिक्विंडलर का एक सूत्र 5 डिग्री सिरे वाला तथा दूसरा 3 डिग्री सिरे वाला होता है। 3 डिग्री सिरे वाले सूत्र के सिरे पर साइटोसिन एडेनिन यानी कि CCA क्षार वाले राइबो न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है। इस सिस्टम में 7 क्षार युग्म तथा 4 अयुग्मित क्षार होते हैं। 20 में से एक विशेष प्रकार का अमीनो अम्ल कार्बोक्सिलिक समूह COH द्वारा CCA को एडिनोसिन के 2 या 3 के क्रम में हाइड्रोक्सिल समूह से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है। यह ATP की सहायता से बनने वाला उच्चतम एस्टर बंध है, जिसका उत्प्रेरक या मैग्नीशियम युक्त एंजाइम करता है। ठीक है, देखिए क्या है, ये इसी के बारे में बात हो रही है। CCA संग्राहक स्तंभ है ये। द्विभुजा, इस भुजा में 7 क्षार युग्म तथा 7 से 11 नाइट्रोजनी बेस पैट। यह एक एंजाइम स्तर है। देखिए इधर कहीं द्विभुजा होगा इसी में। यह है आपका द्विभुजा। अब आगे क्या दिया है? एंटीकोडॉन आर्म। इस भुजा में 5 से 7 अयुग्मित नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। यह भुजा एमआरएनए पर स्थित कूटों से जुड़ी होती है, जिससे अमीनो अम्ल से संकेत सूचना प्राप्त होती है। एंटीकोडॉन भुजा देखिए, यह है आपका एंटीकोडॉन भुजा। यह क्या करते हैं? इसे मैसेज यानी कि सूचना इसको मिलती है। अब चौथा क्या है? परिवर्ती भुजा, वेरिएबल आर्म। यह भुजा परिवर्तित होती रहती है तथा इसमें स्तंभ उपस्थित या अनुपस्थित हो सकता है। देखिए परिवर्ती भुजा, यह है क्या? परिवर्ती भुजा, वेरिएबल आर्म है आपका। नीचे ये जो बीच में दिख रहा है ना, यह है आपका परिवर्ती भुजा, जो क्या तो बदलता रहता है। पांचवा क्या है? TYC भुजा। इस भुजा में 5 क्षार युग्म तथा 7 अयुग्मित क्षार पाते। यह भुजा T और U की राइबोसोम से जुड़ी होती है। T का मुख्य कार्य अमीनो अम्ल का संदेशवाहक RNA परिस्थित कूटों के बीच में लाना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटीन संश्लेषण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन निर्माण के चरण, स्टेप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस। तो पहला क्या है? सूत्रपात या समारंभ, इनिशिएशन। प्रोटीन संश्लेषण का सूत्रपात कई सूत्रपात प्रोटीन की सहायता से होने वाली एक जटिल प्रक्रिया है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण अमीनो अम्लों के एक दूसरे से पॉलीपेप्टाइड बंध जुड़ने से होता है। एक अमीनो अम्ल का
COH वर्ग दूसरे अमीनो अम्ल के NH वर्ग से जुड़कर पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कुछ विशेष कारक होते हैं जिन्हें इनिशिएशन फैक्टर कहते हैं। इनकी उपस्थिति में mRNA राइबोसोम की छोटी यूनिट के साथ जुड़ जाता है। राइबोसोम की छोटी यूनिट mRNA के साथ इस प्रकार जुड़ जाती है कि पहला प्रकृत यानी कि जो कोड है, जिसे समारंभी प्रकृत इनिशिएटर कोडान भी कहते हैं, राइबोसोम की बड़ी यूनिट पर एक स्थान P के समीप आ जाता है। प्रायः प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत मिथियोनिन से होती है तथा मिथियोनाइल RNA यूआरएनए मोड पर मिथियोनिन लगा होता है। यह P बिंदु के निकट mRNA पर आरंभ प्रकृति में संलग्न हो जाता है। देखिए इधर फिगर बनाया है इसका, mRNA, tRNA, मिथियोनिन RNA, एंटीकोडान, कोडान, और ये क्या है, राइबोसोम है जो क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। दूसरा क्या है, दीर्घीकरण, इलोंगेशन। इस प्रक्रिया के अंतर्गत tRNA जिस पर उपयुक्त अमीनो अम्ल लगा हो mRNA के दूसरे कोड के हाइड्रोजन वंश बना लेता है, परंतु तभी जब इस कोड का पूरक प्रतिकूट हो। दूसरा अमीनो एसाइल RNA राइबोसोम से P बिंदु के निकट A बिंदु पर प्रवेश करता है। प्रथम अमीनो अम्ल मिथियोनिन तथा दूसरे अमीनो अम्ल के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। यह अभिक्रिया पेप्टाइडल ट्रांसफरेज नामक एंजाइम द्वारा कंट्रोल की जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में मिथियोनिन और उसके RNA के बीच संबंध टूट जाता है और इसका COH वर्ग अब दूसरे अमीनो अम्ल के स्वतंत्र NH2 वर्ग के साथ यानी समूह के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना लेता है। इस प्रकार A बिंदु पर लगे हुए द्वितीयक tRNA पर दो अमीनो अम्लों की डाइपेप्टाइड श्रृंखला बन जाती है। इसके उपरांत A बिंदु पर स्थित tRNA mRNA सहित P बिंदु पर पहुंच जाता है। इस क्रिया का स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, ये फिगर बना है इसका भी। अब क्या है, तीसरा क्या है, इसका चरण क्या है, टर्मिनेशन। mRNA के निरर्थक प्रकोड यानी नॉनसेंस कोडान के A बिंदु पर आने से उसमें कोई अमीनो अम्ल नहीं जुड़ पाता, अतः इस दशा में प्रोटीन का संश्लेषण रुक जाता है। जैसे ही ये कोड आता है क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस रुक जाता है। अब देखिए जीन अभिव्यक्ति क्या है। जीन अभिव्यक्ति वह क्रिया है जिसके अंतर्गत जीन में कुटित सूचनाओं यानी कि कोड वाले मैसेज का अन्य पदार्थों में प्रकटीकरण होता है। यह पदार्थ प्रोटीन विभिन्न जीवों में लक्षण परक यानी फिनोटाइप का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया के प्रमुख चरण निम्न है। पहला क्या है, mRNA केंद्रक में mRNA अणु का संश्लेषण RNA पॉलीमरेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होता है। इस क्रिया में DNA एक खंड साँचे यानी कि टेम्पलेट के रूप में प्रयुक्त होता है। यह प्रक्रिया अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। यानी कि केंद्रक में mRNA अणु का संश्लेषण DNA से होना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि DNA से RNA बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ठीक है, आगे क्या दिया है, सुकेंद्रकी कोशिका में यानी कि यूकेरियोटिक सेल में निर्मित प्रारंभन mRNA से कार्यात्मक mRNA का रासायनिक प्रतिरूपण यानी कि केमिकल मॉडिफिकेशन होता है, जिसे RNA प्रसंस्करण यानी कि RNA प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से प्रतिरूपित RNA द्वारा प्रोटीन से अमीनो अम्लों के अनुक्रम का निर्धारण होता है। यह प्रक्रिया अनुवादन यानी कि ट्रांसलेशन कहलाती है। जीन की क्रियाशील इकाई को शिस्त्रान कहते हैं। जीन की जो क्रियाशील इकाई है शिस्त्रान कहलाती है। अब बात करते हैं अनुवांशिक कोड क्या होता है, यानी कि जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, हरगोविंद खुराना एंड रीनेनबर्ग भी की थी। AUG और GUG यानी कि कभी कभी सूत्रपात समारंभन यानी कि स्टार्टिंग, जबकि UAA, UGA और UAG समापन कोड या
नाइट्रोजन क्षार का वह अनुक्रम है जिसे प्रोटीन अणु का संश्लेषण सूचना उपस्थित होती है। 3 पॉलीपेप्टाइड का वह अनुक्रम जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल का निर्माण करता है प्रकृत या कोडान कहलाता है। यानी कि 3 कोडों का वह सीक्वेंस जो क्या करता है, कोई ना कोई अमीनो अम्ल बनाता है, उसे कोडान या प्रकृत कहते हैं। आनुवांशिक संकेत प्रणाली में 66 या 64 प्रकृत होते हैं। आनुवांशिक कूट की सामान्य विशेषताएं निम्न है। पहला, आनुवांशिक कूट ट्रिपलेट होता है। दूसरा, आनुवांशिक प्रकृत की खोज नीरेनबर्ग और मैथाई ने की थी। तीसरा क्या है, AUG तथा GUG प्रारंभिक प्रकृत, जबकि यानी कि स्टार्ट करते हैं UAA, UGA और UAG समापन प्रक्रिया, ये ख़त्म कर देते हैं। समापन प्रकृत किसी भी अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करते हैं। जब वो समापन करें कैसे करेंगे फिर निर्माण। आनुवांशिक कूट कोमा विहीन होते हैं तथा सार्वत्रिक यानी कि इन्वर्सलिटी दर्शाते हैं। सार्वत्रिकता से तात्पर्य है कि जीव चाहे पूर्व केंद्रिक या स्वीकृत की आनुवांशिक कुछ समान प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण, जैसे कि AUG दिया है, इससे क्या बन रहा है, कोई अमीनो एसिड बन रहा है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो, सेम वही अमीनो एसिड उसमें भी बनेगा, दोनों में एक ही चीज़ बनेगा। अगर इंसुलिन बना तो इंसुलिन ही बनेगा दोनों में। अगर ये क्या दे रहा है, आनुवांशिक कूट अनअतिव्यापी यानी कि नॉन ओवरलैपिंग होती है, अर्थात ये एक ही अक्षर का उपयोग 2 विभिन्न प्रकृतियों में नहीं किया, यानी कि एक ही अक्षर जो है 2 चीज़ नहीं बना सकती है। AG से ऐसा नहीं कि इंसुलिन भी बन जाए और भी हार्मोन सारे बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। 6वां क्या है, आनुवांशिक कूट असंदिग्धता यानी कि नॉन एम्बिगुइटी दर्शाता है, अर्थात एक विशिष्ट प्रकृति अमीनो अम्ल को कोड को करता है। ठीक है। 7वां क्या है, बोबल परिकल्पना, बोबल हाइपोथेसिस सन 1968 में HFC क्रिक द्वारा की गई थी, बोबल हाइपोथेसिस की। ठीक है। इसके अनुसार प्रकृति यानी कि जो कोडान के पहले 2 अक्षर अमीनो अम्ल के निर्धारण के लिए आवश्यक है और तीसरे कोड को प्रभावित किए बिना भिन्नता पर, जैसे कि CCA, CCC, CCG, CCU, ये सभी प्रोलीन अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। इसी तरह CUU, CUC, CUA और CUG ये सभी ल्यूसीन अम्लों को कोड करते हैं। ठीक है। इसका कारण यह है कि RNA एक से अधिक प्रकृति को पहचान सकता है। ऐसा माना गया है कि तीसरे स्थान पर क्षारकों में वावलिन या डगमगाहट होती है और अस्थायी युग्मन नहीं हो पाता, जबकि ओवलिंग के कारण tRNA की संख्या प्रकृति की तुलना में कम हो जाती है। 8वां क्या है, आनुवांशिक कूट अपभ्रष्ट यानी कि डिजेनरेसी दर्शाता है, अर्थात केवल 2 अमीनो अम्ल मिथियोनिन तथा ट्रिप्टोफैन को छोड़कर शेष सभी अमीनो अम्लों को एक से अधिक प्रकृति कोड यानी कि जो कोडान होते हैं वो कोड करते हैं। अगला क्या है, जीन अभिव्यक्ति का नियमन, ले के उपरांत मॉडल, ये बहुत ही फेमस मॉडल है। जब पास स्थित संरचनात्मक जीन एवं उससे संबंधित नियंत्रक जीन एक समूह में उपस्थित होकर कोशिकाओं में उपापचयी क्रियाओं का आनुवांशिक रूप से नियमन करते हैं तो इसे ओपेरान कहते हैं। ओपेरान 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्रेरक ओपेरान और संडमक ओपेरान। प्रेरक ओपेरान क्या होता है, जिसे लय ओपेरान भी कहा जाता है। इस तंत्राधार में क्रिया सबस्ट्रेट की उपस्थिति द्वारा एंजाइम संश्लेषण को प्रेरित किया जाता है। ई कोलाई में लय ओपेरान प्रेरक ओपेरान का उदाहरण है। ई कोलाई जीवाणु द्वारा लैक्टोज शर्करा को ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए इसके विघटन की आवश्यकता होती है। लैक्टोज शर्करा के विघटन के पश्चात ग्लूकोज और गैलेक्टोज में विघटित हो जाती है। इस विघटन के लिए एंजाइम बी गैलेक्टोसिडोज की आवश्यकता होती है। लैक्टोज उपापचय में 2 एंजाइम परमिएज तथा ट्रांस एसिटाइलेज की आवश्यकता होती है।
परमेज एंजाइम लैक्टोज शर्करा के अणुओं को जीवाणु कोशिका में प्रवेश कराने में सहायक है, जबकि ट्रांसएसिटाइलेज का कार्य भी अभी अज्ञात नहीं है। ई कोलाई में तीनों एंजाइम को जीन एक साथ क्रमशः जेड सिस्टेरॉन, वाई सिस्टेरॉन एवं ई सिस्टेरॉन के रूप में उपस्थित होते हैं। इन तीनों को मिलाकर संरचनात्मक जीन यानी कि स्ट्रक्चरल जीन भी कहते हैं। ये एक साथ उपस्थित होते हैं, अतः इनकी सक्रियता भी जुड़ी हुई होती है। संरचनात्मक जीन के साथ ही इसकी सक्रियता को नियंत्रित करने वाला नियंत्रण जीन भी उपस्थित होता है। लैक आई जीन के नियंत्रण में लैक रिप्रेसिव प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यह नियंत्रक जीन 3 प्रकार के नियामक, प्रोत्साहक और जीन एवं प्रचारक जीन होते हैं। जीनों के समूह को लैक ऑपरेरन कहते हैं। ये नियमन करते हैं कि अतः इसे ऑपरेरन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लैक ऑपरेरन की कार्य प्रणाली यानी कि फंक्शन कैसे करते हैं। ई कोलाई में लैक ऑपरेरन निम्न 2 प्रकार से कार्य करता है। पहला लैक्टोन की अनुपस्थिति में, दूसरा क्या है लैक्टोज की उपस्थिति में। पहला देखते हैं लैक्टोज जब नहीं रहेगा यानी कि उसकी अनुपस्थिति रहेगी तब। जब जीवाणु में पोषक पदार्थ में लैक्टोज अनुपस्थित होता है तो लैक्टोज के उपापचय से संबंधित एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जब लैक्टोज नहीं रहता तो उसको बनाने के लिए कोई एंजाइम नहीं जरूरी होता है। अतः इस स्थिति में नियामक जीन यानी कि लैक आई का उत्पाद एक निरोधक प्रोटीन यानी कि रिप्रेसर प्रोटीन प्रचालक जीन यानी कि ऑपरेटर जीन से जुड़ जाता है और रिप्रेसर प्रोटीन यानी कि निरोधक प्रोटीन के प्रचालक पर जुड़ने के कारण आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोत्साहक जीन पर नहीं जुड़ पाता है। वह संरचनात्मक जीन को अनुलेखन भी नहीं होता है। जब तक पोषक पदार्थ में ग्लूकोज उपस्थित होता है तब तक निरोधक प्रोटीन यानी कि रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण जारी रहता है। यह जीवाणु में ऊर्जा की खपत को भी बचाता है। ठीक है, आगे देखिए लैक्टोज की उपस्थिति में जब जीवाणु के संवर्धन माध्यम में ग्लूकोज की जगह लैक्टोज उपस्थित होता है तो परमेज एंजाइम की मदद से लैक्टोज शर्करा के कुछ अणु कोशिका में पहुंचते हैं तथा निरोधक यानी कि रिप्रेसर के साथ जुड़कर रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। इस कारण रिप्रेसर प्रोटीन निष्क्रिय हो जाता है और प्रचालक जीन से नहीं जुड़ पाता है। इस स्थिति में स्वतंत्र प्रचालक पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आसानी से जुड़कर संरचनात्मक जीन के अनुलेखन को प्रारंभ कर देता है। इस कारण लैक्टेज को प्रेरक यानी कि इंड्यूसर भी कहा जाता है। ठीक है, इधर देखिए इसका फिगर बनाया हुआ है। प्रेरक की अनुपस्थिति में प्रचालक क्षेत्र ओ में रिप्रेसर के बंधन से आरएनए पॉलीमरेज द्वारा अनुलेखन को बाधित होना, यहाँ पे रोक दिया है इसको और इसमें क्या करें प्रेरक की उपस्थिति में इसको चालू कर दिया है। अब देखिए मानव जीनोम परियोजना यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत 1990 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम के रूप में की। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य मानव जीनोम के डीएनए क्रम का निर्धारण करना था। एचजीपी के बारे में जानकारी से जीव विज्ञान के उस क्षेत्र में तेजी से विस्तार संभव है जिसे जैव सूचना विज्ञान यानी कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। जीव परियोजना के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है देखिए, मानव जीनोम पर उपस्थित सभी क्षार युग्मों की संख्या तथा उसके अनुक्रमों का निर्धारण करना, मानव जीनोम पर उपस्थित सभी जीन्स को ज्ञात करना, मानव जीन्स के कार्यों का निर्धारण करना, जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र यानी कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स या BACS या ईस्ट कृत्रिम क्रोमोसोम्स यानी कि YACS ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यानी कि YACS के मनुष्य के डीएनए खंडों में क्लोनिंग करके मानव के जीनोम का चित्र तैयार करना अर्थात जीन चित्र करना। पांचवा इसका उद्देश्य क्या है, मानव जीनोम में उपस्थित आनुवांशिक चिन्ह यानी कि जेनेटिक मार्कर या
आणविक चिन्ह का निर्धारण करना, ताकि जीनोम का आनुवंशिक चित्र यानी कि जेनेटिक मैपिंग तथा भौतिक चित्र फिजिकल मैपिंग किया जा सके। आनुवंशिक विकार क्या है? छूँगा आनुवंशिक विकार उत्पन्न करने वाले विभिन्न जीन की पहचान करना, विभिन्न विकारों के लिए आनुवंशिक संवेदनशीलता तथा प्रतिरोधकता का निर्धारण करना, सूचनाओं को इस प्रकार संग्रहित करना कि आवश्यकता अनुसार उसे सरलता से प्राप्त किया जा सके। 9वां क्या है? आंकड़े विश्लेषण हेतु उपलब्ध संसाधनों का सुधार करना। 10वां क्या है? मानव जीनोम परियोजना के दौरान विकसित की गई तकनीकों को उद्योगों में स्थानांतरित करने की संभावनाओं को खोजना। अब देखिए एक टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वह तकनीकी है जिसके द्वारा डीएनए के 2 निश्चित क्षेत्रों के न्यूक्लियोटाइड का क्रम के ज्ञात किए जाते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। यह पैतृत्व परीक्षण जैसे कि बलात्कार या हत्या या अपराधों में अपराधी को पहचानने में सहायता करता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग या आनुवंशिक फिंगरप्रिंट भी कहा जाता है। इसके और नाम क्या क्या है? डीएनए टाइपिंग या आनुवंशिक फिंगरप्रिंट। इससे व्यक्ति के डीएनए के आधार पर उसकी पहचान की जाती है। इसे सर्वप्रथम 1984 में एलेक जेफरी ने बताया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एलेक जेफरी ने बताया था सबसे पहले। डीएनए का 99.9% भाग सभी प्राणियों में समान तथा 0.1% भाग सभी प्राणियों में अलग होता है, परंतु एक युग्मज यानी कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें डीएनए पूर्ण रूप से समान होता है। ठीक है, इस तकनीकी में कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं जिन्हें पुनरावृत्ति डीएनए यानी कि रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। इन्हीं की उपस्थिति के कारण 2 व्यक्तियों के डीएनए की तुलना की जाती है। ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोड नहीं रखते हैं। इनके स्थान पर VNTRS यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट्स कहते हैं। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए रुधिर यानी कि जो ब्लड है, लार है, सलाइवा है, वाल या किसी भी जीव तरल से पदार्थ यानी कि रेजर या दंत ब्रश से डीएनए लेते हैं। डीएनए को संचित शुक्राणु या अन्य संचित जैविक अणुओं से भी ले सकते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति का भी डीएनए लेते हैं तथा दोनों के न्यूक्लियोटाइड को अणुओं के क्रम में समानता तथा उन दोनों व्यक्तियों को समानता देखते हैं। 2 व्यक्तियों के डीएनए के अनुक्रमों के बीच करने हेतु डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो सीक्वेंस है उसके बीच में अंतर करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। अब इसका उपयोग क्या है? यह पैतृक परीक्षण में सहायक होता है। यह गैर कानूनी यानी कि यौन संबंधों, हत्या और अन्य अपराधों के निर्धारण में सहायक होता है। यह विलुप्तता की कगार पर खड़े जीवों को संरक्षण में भी सहायता करता है। ठीक है, अब देखिए एक टॉपिक है डीएनए और आरएनए में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला क्या है? डीएनए और इधर है आरएनए। यह प्रायः केंद्रक और कुछ कोशिकांगों जैसे कि बताया था ना हमने, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में पाया जाता है। यह केंद्रक में बहुत कम आरएनए पाया जाता है। इसकी अधिकांश मात्रा किस्मत कोशिका द्रव में पाई जाती है। यह अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ होता है। यह वायरस के अतिरिक्त किसी भी जीव का आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, डीएनए मिलियंस न्यूक्लियोटाइड से पाया और इसमें कितने हैं? 70 से 12,000 तक न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ वायरसों को छोड़कर यह प्रायः डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, यानी कि 2 स्ट्रैंड वाले होते हैं। और इसमें क्या है? विषाणु को छोड़कर यह प्रायः एक रज्जुकी यानी कि सिंगल स्ट्रैंड वाले होते हैं। अभी क्या, डीएनए केवल 2 प्रकार का होता है, अंतः केंद्रकी यानी कि इंटरन्यूक्लियर, और क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, बाहर वाला। यह प्रायः 3 प्रकार का होता है, यह हमारे टीआरएनए और आरआरएनए। इसमें कौन सी शर्करा होती है? डीएक्स राइबोस शर्करा, इसमें राइबोस शर्करा। इसमें थाइमिन पाया जाता है, इसमें थाइमिन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। द्विगुणन द्वारा नया डीएनए और बनता है। यह प्रायः स्वतः द्विगुणित नहीं हो सकता है, यह हमेशा जब भी बनता है डीएनए से ही बनता है। डीएनए द्विगुणन हेतु प्राइमर की आवश्यकता होती है और इसमें क्या होता है? आरएनए के निर्माण के लिए प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती है।
और पहले से उपस्थित अणुओं द्वारा बनते हैं। और एक क्या होता है, और का निर्माण डीएनए के जीन्स पर लिप्याकरण के द्वारा होता है। और ये क्या है, डीएनए द्वारा आनुवांशिक सूचना का आरएनए में अनुलेखन होता है। आरएनए द्वारा अनुलिखित सूचना का अनुवादन होता है। कोशिका में इसकी मात्रा क्या होती है, निश्चित होती है, और इसकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। प्यूरिन और पिरामिडिन की संख्या में पाया जाता है। और इसमें क्या, प्यूरिन और पिरामिडिन की संख्या में कोई अनुपात नहीं होता। इसमें क्या होता है, समान संख्या में होते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अब।